जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ, आपका मेरे इस चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी सच्चाई की जो हमारे समाज की जड़ों में गहरे रूप से बैठी हुई है। एक ऐसी हिंसा की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी है। जी हाँ, सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस की हालिया रिपोर्ट एवरीडे एट्रोसिटी मैपिंग द नॉर्मलाइजेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट दलित्स एंड आदिवासीज इन 2025। यह रिपोर्ट जनवरी से जून 2025 तक के सिर्फ 6 महीनों की घटनाओं का दस्तावेज है, लेकिन यह हमें बताती है कि दलित और आदिवासी समुदायों के खिलाफ हिंसा अब कोई असाधारण घटना नहीं रही, यह सामान्य हो चुकी है। यह हिंसा सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि संरक्षणात्मक, प्रतीकात्मक और राज्य द्वारा समर्थित भी है। आइए इस रिपोर्ट की गहराई में आज उतरते हैं। दलित शब्द को लोकप्रिय बनाने का श्रेय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और 1970 के दलित पैंथर आंदोलन को जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार दलित भारत की आबादी का 16.6% हैं, लेकिन सदियों से यह समुदाय भेदभाव, अपमान और हिंसा का शिकार रहा है। जातीय हिंसा में मंदिर में प्रवेश से वंचित करना, पानी, आवास, शिक्षा और नौकरी से बाहर रखना आदि शामिल है। दलित महिलाओं के साथ बलात्कार, हत्या, अगर वह भूमि चाहें या अंतरजातीय संबंध बनाएं, ये सब हो रहे हैं। मार्टिन मैकवॉन का अनुमान है कि पिछले 3000 सालों में लगभग 21.9 लाख यानी कि 21,90,000 दलितों की हत्या हो चुकी है। 32,85,000 बलात्कार हुए हैं और 7,50,00,000 से ज़्यादा हमले दलितों पर और आदिवासियों पर हुए हैं। यह एक धीमी गति का नरसंहार है जो आज भी जारी है। सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस ने अपने आंकड़ों को NGOs, न्यूज़, लीगल मामले और सोशल मीडिया से इकट्ठा किया है। जनवरी से जून 2025 तक दलितों के खिलाफ 113 घटनाएं दर्ज की गई, जिनमें से 25.9% मामले अपमान और हमले के थे, 20.5% मामले हत्या के और 18.8% मामले यौन हिंसा के थे। सबसे ज़्यादा मामले उत्तर प्रदेश में 34, मध्य प्रदेश में 15 और तमिलनाडु में 8। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि NCRB के 2022 के आंकड़े में भी यूपी में दलितों पर जो अत्याचार हुए थे वे 23.78% दिखाते हैं। दलित महिलाओं पर यौन हिंसा के मामले में रोजाना लगभग 10 बलात्कार हो रहे हैं। उसी तरह NCRB का 2022 का ST का आंकड़ा कहता है कि आदिवासी महिलाओं पर 1347 बलात्कार हुए तो 1022 हमले आदिवासियों ने झेले। रिपोर्ट कहती है कि दलितों और आदिवासियों पर यौन हिंसा के मामले में आज भी 2 अंगुली टेस्ट किए जा रहे हैं, जबकि ऐसा करना प्रतिबंधित है। जून 2025 में तो मानो दलितों और आदिवासियों पर कहर ही ढा गया था। 1 जून 2025 को उत्तर प्रदेश के रसरा बलिया में दलित परिवार की शादी के दौरान डॉक्टर अंबेडकर का गाना बजाने और उच्च जातियों की तरह मैरिज हॉल में शादी करने को लेकर उच्च जाति के लोगों ने हमला कर दिया। मारपीट की, पत्थरबाजी हुई और इतना ही नहीं, गहने और नकदी भी उच्च जातियों ने लूट ली। 1 जून 2025 को ही बिहार के मुजफ्फरपुर में 11 साल की दलित बच्ची का बलात्कार हुआ, जिसके शरीर पर चाकू से मारने के 20 निशान थे। अस्पताल में उसकी मौत हो गई। 4 जून को खंडवा मध्य प्रदेश में एक आदिवासी महिला के साथ गैंग रेप हुआ। उसमें आरोपियों ने महिला का आंख तक बाहर निकाल दिया। 10 जून को कोयम्बटूर में दलित युवक धनुष फांसी पर लटका मिला। यह मामला उच्च जाति की लड़की से संबंध के कारण अपर कास्ट के लोगों द्वारा अंजाम दिया गया। 18 जून कुप्पम आंध्र प्रदेश में दलित महिला को कर्ज के नाम पर पेड़ से बांधकर पीटा गया। 20 जून बिल्लारी मध्य प्रदेश में दलित किशोर को राशन मांगने पर गोली मार दी गई, जबकि उसका भाई घायल हो गया। 22 जून एटा उत्तर प्रदेश में बहुजन समुदाय पर हमला करके सिर मुंडवाया गया, पेशाब पिलाया गया। 23 जून उड़ीसा के खरीनुमा में 2 दलितों को गाय तस्करी के नाम पर सिर मुंडवाया गया, घुटनों पर रंगवाया गया और नाली का पानी पिलाया। 24 जून आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी में दलित प्रोफेसर डॉक्टर रवि को कुर्सी पर नहीं बैठने दिया गया, जमीन पर बैठाया गया।
26 जून कर्नाटक में दलित हेड कुक नियुक्त होने पर छात्रों ने स्कूल ही छोड़ दिया। आप समझ सकते हैं अपर कास्ट की दलितों और आदिवासियों के खिलाफ कितनी नफरत भरी हुई है। मानो उच्च जाति के लोग दलितों और आदिवासियों से दुश्मनी निकाल रहे हों। ये सिर्फ कुछ उदाहरण हैं, लेकिन हर घटना में दलितों और आदिवासियों का अपमान हुआ, हिंसा को अंजाम दिया गया और राज्य सरकारों की चुप्पी बनी रही। या आप कह सकते हैं कि अपर कास्ट के द्वारा दलितों और आदिवासियों पर हो रहे अत्याचारों को राज्यों ने भी मौन समर्थन देकर बढ़ावा ही दिया। यह रिपोर्ट कह रही है कि आदिवासी समुदायों के लिए जल, जंगल और जमीन संपत्ति नहीं, विरासत है या उनकी संस्कृति, पहचान और अस्तित्व से जुड़ा है। लेकिन 2025 में जल, जंगल और जमीन के लिए संघर्ष और तेज हुए। विस्थापन और सरकारी नीतियों ने आदिवासियों की इस आज़ादी को कमज़ोर ही किया। हिंसा सिर्फ शारीरिक चोट नहीं छोड़ती, यह आदिवासी समुदाय की आत्मा को भेद रही है। आदिवासी संस्कृति में सामूहिकता, आत्मसम्मान और सामाजिक सद्भाव का स्थान महत्वपूर्ण होता है। जब हिंसा का दैनिक अनुभव हो तो यह सामाजिक पहचान को जख्मी कर रहा है। छत्तीसगढ़ में ऑपरेशन कगार के नाम पर 2025 में 113 मौतें हुई, जबकि पिछले सालों में कुल 400 से ज़्यादा लोगों की मौतें सुरक्षा बलों के कारण हो चुकी है। मणिपुर में जातीय संघर्ष में अब तक 260 से ज़्यादा मौतें और 60,000 से ज़्यादा लोग विस्थापित हुए हैं। आदिवासी महिलाओं को सरेआम निर्वस्त्र किया गया और केंद्र ने कहा कि यह राज्य का मामला है। और एक महिला जो गैंग रेप को सरवाइव कर गई थी की भी मौत हो गई। जब इस समय मणिपुर में राष्ट्रपति शासन है और भारत का राष्ट्रपति एक आदिवासी है और महिला है, उसके बावजूद मणिपुर के आदिवासी महिलाओं पर एक शब्द तक नहीं निकलना अत्याचार की जड़ों की गहराई को बयान करती है। रिपोर्ट कहती है कि आदिवासियों के साथ भूमि संबंधी विवाद जो गैर आदिवासियों के साथ है, वैसे 962 मामले दर्ज हुए। मतलब इतने मामले तो दर्ज हुए, लेकिन जो मामले दर्ज नहीं हुए वैसे तो अनगिनत होंगे। देश के 116 वन क्षेत्रों में आदिवासियों के मामले दर्ज हुए। इन मामलों से प्रभावित आदिवासियों की संख्या को रिपोर्ट 4,60,000 बताती है। आदिवासियों पर हुए अत्याचारों में 74 मामलों में एंटी क्रिश्चियन मामले हैं तो 48 मामले धर्मांतरण से संबंधित है, जबकि उसी जगह पर आरएसएस का वनवासी कल्याण आश्रम आदिवासियों को वनवासी कहकर या बनाकर हिंदू बनाने की रणनीति पर सरना कोड का भी विरोध कर रही है। सुरक्षा बलों की कार्रवाई और न्यायिक प्रक्रियाएं अक्सर आदिवासी समुदाय के अनुभव को नज़रअंदाज कर दे रही है। कानूनों जैसे एट्रोसिटी एक्ट के बावजूद सुरक्षा की कमी, लैंगिक आधारित अपराधों में कमज़ोर प्रतिक्रिया और सामाजिक असहिष्णुता से आदिवासी गुजर रहे हैं। एनसीआरबी का डेटा बताता है कि 2,63,000 दलितों के केस पेंडिंग है, जबकि कन्विक्शन रेट सिर्फ 36% है। मतलब कानून तो है, पर लागू करने की जो व्यवस्था राज्यों और सरकारों को दी गई है, वे लोग भी अपर कास्ट पॉलिटिक्स के कारण मौन साध रहे हैं। इस हिंसा को हिंदुत्व राज्य द्वारा सामान्य बनाई जा रही है, यह बात आपको गंभीरता से समझनी पड़ेगी। यह हिंसा प्रतीकात्मक तरीके से बढ़ाई जा रही है ताकि दलित और आदिवासी अपने क्षेत्रों से बाहर ना निकलें, अपने अपने क्षेत्रों में बने रहें और उनके इलाकों को उद्योग के नाम पर, शहरीकरण के नाम पर, अभ्यारण्य के नाम पर, खनन के नाम पर लूटने का अपर कास्ट का काम राजकीय हिंसा के मार्फत चलता रहे। जिस तरह हिंसा को ये लोग सामान्य बना रहे हैं, प्राकृतिक दर्शन तो यह कहता है कि बदलाव यानी चेंज इज कांस्टेंट, यानी कि बदलाव को भी हमें रोज़मर्रा की प्रतिक्रिया में शामिल करना होगा। सामुदायिक शिक्षा, जल, जंगल और जमीन के अधिकारों की मजबूत कानूनी सहायता और आदिवासी समाज के संरचनात्मक बदलाव के लिए युवा वर्ग को आगे आने की जरूरत है। हमें शिक्षा और जागरूकता से समाज को आगे लाने के प्रयास करने होंगे। न्याय तक आदिवासी समुदाय की पहुंच को सरल बनाना होगा। अपनी संस्कृति की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को जीवन के मूल संघर्ष के रूप में हमें जीना होगा, क्योंकि हमारी ज़मीन को कोयला ब्लॉक के लिए, तो एल्युमिनियम प्लांट के लिए, तो टाइगर रिजर्व के लिए ले लिया गया। हमसे पूछा ही नहीं गया। हमारे गाँव के ऊपर से उड़ान भरते हेलीकॉप्टर कह रहे हैं कि आपको शिफ्ट करना होगा,
लेकिन हमारा तो यही सवाल है कि क्या हमारी कब्रें भी शिफ्ट होंगी? हमारी महिलाओं को अश्लील कहा गया। एनसीआरबी डेटा ने बताया कि 2022 में 1374 आदिवासी महिलाओं को यौन उत्पीड़न से गुजरना पड़ा, जिसमें 95% में केस पेंडिंग ही है। तब कैसे न्याय की उम्मीद आदिवासी करे? 2 उंगली टेस्ट प्रतिबंध के बावजूद आदिवासियों पर अब भी होते हैं। हमारी बहनें कहती हैं कि हमारा शरीर नहीं, हमारा ज़मीन पर हमला है। आपने देखा ही होगा कि नसबंदी का ऑपरेशन भी पहले आदिवासी इलाकों में ही अभियान के तहत लागू किया गया था, लेकिन गैर आदिवासी इलाकों को सिर्फ सूचना देकर छोड़ दिया जाता था, जबकि दलित और आदिवासी इलाकों में पुरस्कार देकर प्रोत्साहित करके नसबंदी की जाती थी। यह भी एक गंभीर मामला है कि SC/ST एक्ट के तहत सिर्फ 36% मामले में दोष सिद्धि हुई है, बाकी 74% मामलों में अपर कास्ट के लोग दोष से बरी हो गए। 9 मामलों में तो खुद पुलिस ने ही आदिवासियों पर हमला किया, जिसके FIR के आदेश न्यायालय को देने पड़े। 6 मामले में तो FIR तक नहीं लिखी गई। एक तरह से हमें न्याय नहीं मिला, सिर्फ तारीखें मिली। दलित और आदिवासी 2025 में अपने देश में ही शरणार्थी बना दिए गए। इस निष्कर्ष पर हम आने के लिए मजबूर किए गए हैं, क्योंकि रोज़मर्रा कई रूपों में आज आ गई है। जैसे ज़मीन का छीनना भी रोज़मर्रा की घटना हो गई है। खनन के लिए गाँव के ऊपर डर का स्थायी माहौल बनाया जा रहा है। पुलिस और प्रशासन की भाषा में आदिवासी अपराधी बना दिए गए हैं। महिलाओं पर हिंसा भी आम हो गई है। विकास का विरोध करने पर झूठे केस भी आज के समय में रोज़मर्रा की ज़िंदगी के हिस्से बन गए हैं। काम के बदले अपमान और न्याय की राह में लगातार रुकावट। यह सब साबित करने के लिए काफ़ी है कि आदिवासी अपने ही देश में शरणार्थी बना दिए गए हैं। आदिवासियों के लिए जल, जंगल और ज़मीन भौतिक संपदा से ऊपर हमारी भाषा है, हमारी स्मृति है, हमारे पूजा उपासना के स्थल हैं, हमारी खेती है, हमारी पहचान है, हमारी विरासत है। जब किसी समुदाय से उसकी ज़मीन छीनी जाती है तो यह सिर्फ विस्थापन नहीं होता, यह सांस्कृतिक विनाश होता है। और यही बात शहरों में बैठे हुए लोगों को समझ में नहीं आती। आदिवासी इलाकों में हिंसा कई जगहों पर खुलकर नहीं दिखती, क्योंकि वह कानून, प्रशासन और विकास के नाम पर आती है। जैसे जब कोई परियोजना आती है और ग्राम सभा की सहमति के बिना ज़मीन ली जाती है तो वह भी हिंसा है। जब गांव कहता है नहीं और उसके बाद दबाव, धमकी और गिरफ्तारी होती है तो वह भी हिंसा है। हिंसा सिर्फ मारपीट नहीं, हिंसा वह भी है जो इंसान को अपनी ही धरती पर शरणार्थी बना दे। अब सवाल यह है कि आदिवासियों के खिलाफ हिंसा कैसे सामान्य बनाई जा रही है। देखिए, पहला तरीका तो है क्रिमिनलाइजेशन, यानी समुदाय को ही संदिग्ध बना दो। अंग्रेजों ने तो क्रिमिनल ट्राइब की उपाधि ही दे रखी थी। मौजूदा भारत सरकार इस शब्द का इस्तेमाल तो नहीं करती, लेकिन काम पूरा वही करती है। आपके गांव में कुछ हुआ नहीं, लेकिन आपको संभावित अपराधी मान लिया गया, क्योंकि आप कॉरपोरेट के विरोध में आवाज़ उठा रहे हैं, विकास के उनके मानदंडों के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। दूसरा तरीका है विकास का दबाव। वे कहते हैं कि यह देश हित है, यह राष्ट्रीय प्रोजेक्ट है और रोज़गार देगा, लेकिन ज़मीन किसकी जाएगी और कीमत कौन देगा? और पब्लिक पर्पस की परिभाषा क्या है? उस पब्लिक पर्पस में क्या आदिवासी भी आते हैं? तीसरा तरीका है डर का स्थायी माहौल। जब गांव के लोग बोलना बंद कर दें, जब बैठक में लोग सवाल पूछना बंद कर दें, जब माँ बाप बच्चों को समझाने लगे कि बेटा ज़्यादा मत बोलना, तब समझिए कि हिंसा सफल हो रही है। और चौथा तरीका है न्याय को धीमा करना, क्योंकि न्याय जब देर से मिलता है तो वह न्याय नहीं रह जाता। और आदिवासियों के साथ देश में यही कुछ हो रहा है। रिपोर्ट इस बात को सामने लाती है कि हिंसा की घटनाएं केवल संख्या नहीं है, बल्कि वे सामाजिक संदेश हैं और सत्ता का प्रदर्शन भी। जब किसी समुदाय को बार बार चोट दी जाती है तो एक समय बाद लोग सोचने लगते हैं कि हमारे साथ ऐसा तो होता ही है। यह मानसिक गुलामी स्थापित करता है। यही नॉर्मलाइजेशन है। जब यह नॉर्मलाइजेशन फैलता है तो समाज 2 हिस्सों में बंट जाता है, एक जो दर्द सहता है और दूसरा जो दर्द देखने का आदी हो जाता है। आदिवासी समाज में इसका असर बच्चों पर भी पड़ता है। बच्चे अपने भविष्य को छोटा मानने लगते हैं, वे अपने गांव को पिछड़ा समझने लगते हैं, वे अपनी भाषा बोलने में शर्म महसूस करना लगते हैं। यह सांस्कृतिक हिंसा है।
एक धीमी हत्या। भारत के संविधान में आदिवासियों के लिए कई अधिकारों के प्रावधान हैं। 5वीं अनुसूची है, पेशा कानून है, वन अधिकार अधिनियम है। लेकिन सवाल ये है कि अगर कानून है तो आदिवासी सुरक्षित क्यों नहीं है? कारण सीधा है, कानून किताब में है और सत्ता जमीन पर कुछ और ही कर रहा है। और ज़मीन पर अक्सर आदिवासी की बात को रुकावट माना जाता है। जब हम आदिवासी अपने ज़मीन बचाने की बात करते हैं तो उसे विकास विरोधी कहा जाता है। जब हम जंगल बचाने की बात करते हैं तो हमें अतिक्रमणकारी कहा जाता है। जब हम अपने अधिकार की बात करते हैं तो हमें उग्रवादी कहकर चुप कराने की कोशिश होती है। यही वह प्रक्रिया है जिसमें हिंसा को वैधता मिलती है। अब एक बड़ा सवाल है कि क्या मीडिया आदिवासी हिंसा को उसी गंभीरता से दिखाता है जैसे शहरों की घटनाओं को दिखाता है? अक्सर नहीं, क्योंकि आदिवासी इलाकों की खबरें दूर की खबर मान ली जाती है और जब खबर दूर हो जाती है तो संवेदना भी दूर हो जाती है। आदिवासी समाज की हिंसा कई बार सिर्फ डेटा बन के रह जाती है, लेकिन वह असल में एक जीवित समुदाय का रोना है। जब समाज सुनना बंद कर देता है तो हिंसा बोलने लगती है। इसे आपको गंभीरता से समझना होगा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अब क्या किया जाए। पहला समाधान है कि संगठन और ग्राम सभा की ताकत को स्थापित किया जाए। आदिवासी समाज की सबसे बड़ी शक्ति उसकी सामूहिकता है, उसकी सामुदायिकता है। ग्राम सभा केवल मीटिंग नहीं बल्कि लोकतंत्र की जड़ है। दूसरा समाधान है कानूनी साक्षरता। कानून सिर्फ वकीलों की भाषा नहीं है, कानून जनता की ढाल बननी चाहिए। तीसरा समाधान है डॉक्यूमेंटेशन यानी दस्तावेजीकरण। जो हिंसा रिकॉर्ड नहीं होती वह इतिहास में मिटा दी जाती है। आदिवासियों की एकता इतिहास को मिटने से रोक सकती है। चौथा समाधान है सांस्कृतिक आत्मविश्वास। भाषा, पर्व त्योहार, गीत संगीत और पूजा स्थल जैसे सरना, देसावली, मरंगबुरु, बुढ़ादेव यह सिर्फ परंपरा नहीं, ये प्रतिरोध हैं। आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। और पांचवा समाधान है आदिवासियों को दलितों के साथ भी एकजुटता दिखानी होगी, क्योंकि हिंसा का सिस्टम अलग अलग समुदायों को तोड़कर उन्हें अकेला बनाता है, लेकिन न्याय का रास्ता एकता से खुलता है। तो इस तरह हमने 2025 की उस सच्चाई को देखा जिसमें कई बार समाज रूटीन मानकर भूल जाता है। लेकिन याद रखिए, जब अत्याचार सामान्य हो जाए तो चुप्पी अपराध बन जाती है। अगर आप आदिवासी अधिकार, दलित न्याय और लोकतंत्र की रक्षा में विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को आगे भी जरूर शेयर कीजिए। सवाल पूछिए और आवाज़ बनिए, क्योंकि आदिवासी समाज सिर्फ पीड़ित नहीं है बल्कि आदिवासी समाज भारत की चेतना है जिसे मारा जा रहा है। सबों को धन्यवाद। जोहार।